नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट अर्थात व्यक्तिगत विवरण पत्रक पर आधारित 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंटरव्यू के समय ये इंफॉर्मेशन शीट पैनल मेंबर्स या बोर्ड के मेंबर्स को उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए हमको इस इंफॉर्मेशन शीट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से फिलअप ही करना है, क्योंकि इससे बोर्ड के मेंबर्स को आपके बारे में पहले से ही आइडिया हो जाता है और जैसा आपने उसके अंदर डाटा फिलअप किया होता है उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है इन्हें अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बट डिफिकल्ट टू आंसर। इनका आंसर सामान्य आंसर नहीं है, इनको हमको विशेष तैयारी पहले से ही कर लेना चाहिए और उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तब हम इंटरव्यू के समय इनका जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। चलिए, इनमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपकी बायोडाटा सीट होती है इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं अपने जनरल क्वेश्चंस। ये जो 25 क्वेश्चंस हैं इनमें से ये कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे जनरल, वो किसी से भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे स्पेसिफिक। इन स्पेसिफिक जैसी आपकी इंफॉर्मेशन सीट होगी वो उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब आपको करना क्या है कि 25 क्वेश्चन में से अपने को जनरल क्वेश्चंस और अपने लिए जो उपयोगी हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनको सेपरेट कर लेना है। इसके बाद इनके आंसर्स तैयार करना है लिख के। लेकिन इंटरव्यू में तो चूंकि क्या होता है हमारा कन्वर्सेशन होता है, तो कन्वर्सेशन के लिए हमें इनको मिरर में देख करके प्रैक्टिस करनी है और जब आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाए तब अपने किसी घर के फैमिली मेंबर्स या ओल्ड क्लोज फ्रेंड उसकी हेल्प से हमको उसको ये मानना है कि वो इंटरव्यूअर है और आप इंटरव्यू है, तो बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना है उसको। उनके सामने इन क्वेश्चनों को पूछेंगे और आपको उनको जैसे आपको बोर्ड मेंबर के सामने आंसर देना है उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देना है, उसके सामने देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट। पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट और क्या है, सम डिफिकल्ट बट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट। होता क्या है कि आपके तीन तरह के क्वेश्चंस रहेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट पर रहेंगे। टेक्निकल्स रहेंगे, टेक्निकल में दो तरह के रहेंगे, एक आपने जिस तरह का पेपर दिया है थ्योरेटिकल रहेंगे और दूसरा आपका क्या रहेगा कि आपके फील्ड से रिलेटेड या आगे आप जो जॉब करने वाले हैं उससे रिलेटेड रहेंगे। और तीसरे आपका चूंकि क्या है आपका सिलेबस में मध्य प्रदेश के का जो जनरल स्टडीज है उसको बहुत वेटेज दिया है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। लेकिन इनमें ओवरऑल वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट, व्यक्तिगत विवरण पत्रक। यहाँ पर आपको ये तो कॉमनली बोलते हैं, आपको हिंदी पर या इंग्लिश पर अच्छी कमांड होना चाहिए, राइट। अब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जनरल या स्पेसिफिक। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। छोटा सा क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि यही क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए हैं। आपको तो ये बताना है कि यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर के क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज या कर्तव्य।
इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन सीट को बार बार पढ़ना है और साथ में आपको नोटिफिकेशन और बार बार उनमें कोरिडंडम आते हैं, संशोधन आते हैं, उनको आपको बार बार पढ़ना है। पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों में उसमें ड्यूटीज के बारे में क्या है संक्षेप में बताया हुआ है वहाँ से आपको, लेकिन वो क्या है हिंदी में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये जनरल क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको तैयार करना है किसी से भी पूछा। अब यदि आपने क्या किया है कि आपसे प्रेफरेंस सीट वहां पर फिलअप कराई जाएगी, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन होगा तो 5 या 6 डिपार्टमेंट की जो है आपकी वैकेंसी है तो वो आपको मेरिट के आधार पर मिलेंगी। तो इस प्रेफरेंस सीट में जब आप भरेंगे तो आप पीडब्ल्यूडी या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को फर्स्ट चॉइस रखते हैं या जो आपकी चॉइस है आपकी, तो उनके आपको कि उसमें उस डिपार्टमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की ड्यूटीज क्या होती हैं तो उसको भी हमको तैयार करना है। पहला जो डिपार्टमेंट है वो कहलाता है मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग। दूसरा जो डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अर्थात मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो इनको बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेनी है। मध्य प्रदेश वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या आपका मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग नगरीय विकास सेवा और आखिर जो है आपकी मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो वैकेंसीज हैं सिविल वालों को है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है वो आपकी शायद क्या है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है और आपकी क्या है डब्ल्यू आर डी की हैंगी। तो ये आपको सिर्फ उनको इलेक्ट्रिकल वालों को 2 डिपार्टमेंटों के बारे में और अपने को सिविल वालों को ये 6 डिपार्टमेंट है इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के क्या कर्तव्य हैं। मैकेनिकल में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, शायद पीएचईडी का है तो उनको, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हो जाएगा जब आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में फर्स्ट चॉइस भरेंगे कि आप वहां पर क्या काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और क्यों करने चाहते हैं के साथ वहां पर एई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनको आप तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच डिपार्टमेंट इज योर फर्स्ट चॉइस एंड वाई। अब आपने प्रेफरेंस सीट उनके पास है ही अवेलेबल और आपने जो भी डिपार्टमेंट फिलअप किया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट को ही हमने फर्स्ट चॉइस क्यों दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ एवर सेड डिपार्टमेंट। यदि आपने अर्बन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोल दिया है तो आपको इसका सेटअप मालूम होना चाहिए। डिटेल जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था फिर से बता देता हूँ कि सबसे नीचे रहता है सेक्शन, सेक्शन के ऊपर रहता है आपका सब डिवीजन, सब डिवीजन तो सब डिवीजन के ऊपर रहता है आपका डिवीजन और डिवीजन के ऊपर होते हैं सर्किल या जोन, सर्किल या जोन और इसके ऊपर आपका मुख्यालय रहता है, हेडक्वार्टर रहता है और हेडक्वार्टर में जो है इसके बाद आपका मिनिस्ट्री रहती है, मिनिस्ट्री है। सेक्शंस में सब इंजीनियर होते हैं, सब इंजीनियर होते हैं। सब डिवीजन में आपके एई ऑब्लिक एसडीओ सब डिवीजन ऑफिसर। डिवीजन को होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहीं पर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है आपका एमपीईबी वगैरह, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलते हैं एमपीईबी में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलते हैं डिविजनल इंजीनियर
और सर्किल में रहता है सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, ऐसे ही बैठते हैं। और ऐसी जब सर्किल, आजकल तो क्या किया है कि पहले एक ही चीफ इंजीनियर होता था, अब बहुत सारे चीफ इंजीनियर होते हैं। तो बड़ा यदि आपका वो सर्किल होता है तो वहाँ पर चीफ इंजीनियर रहता है। इसके बाद पूरे प्रदेश का एक चीफ इंजीनियर रहता है और वहीं पर क्या है आपका इंजीनियर इन चीफ, ईएनसी शॉर्ट में बोलते हैं, ई एंड सी, इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ। इसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का पीएस रहता है, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। इसके बाद आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा तो ठीक है, नहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर रहता है। तो ये आपको जिस डिपार्टमेंट को आपने प्रेफर किया है उसका आपको अच्छी तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मालूम होना चाहिए। कैन यू डिफरेंशिएट पावर्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड सब डिवीजन ऑफिसर? मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है कि जैसे ही सिलेक्शन होता है तो एक्चुअल दे आर ए पर बोलने लगते हैं कि एसडीओ बन गए। तो एसडीओ आप तभी बनेंगे जब आपको साइड मिलेगी, आप सब डिवीजन के इंचार्ज होंगे, सब डिवीजन के इंचार्ज होंगे। और एक सब डिवीजन में कई एई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस जो है आपका, एसडीओ को क्या होती है, पेमेंट की पावर होती है। एसडीओ को, जिसको पेमेंट पावर होती है, वो भुगतान कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को चेक इश्यू कर सकते हैं। इसी को टेक्निकली बोलते हैं डिसबर्समेंट पावर। नेक्स्ट आता है अपना, तो इस तरह से आपको मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मेरा फोकस है आपके वो क्या क्वेश्चंस के, इस तरह के आपके ये कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर आपको स्वयं तैयार करना है, उनको वर्बली बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है, जहां से जिस वजह से आप वहां पर उनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, वहां पर कॉन्फिडेंट रहे, अचानक ना आपके ऊपर आ जाए कि ये क्या चीज होती है ये। ठीक है ना, कई बार कहते हैं ना कि आई कांटेक्ट कीजिए, आई कांटेक्ट कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इंटरव्यू में ये खूब पढ़ के जाते हैं कि आई कांटेक्ट कीजिए, आई कांटेक्ट कीजिए, आई कांटेक्ट कीजिए, और जैसे ही एक या दो क्वेश्चन नहीं किए तो फिर क्या है आई कांटेक्ट सामने देखने की जगह बगल में देखने लगते हैं। तो वो सब पढ़ाना लिखाना प्रैक्टिस कराया हुआ क्या है बेकार हो जाता है। आपसे यदि क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तब भी आपको आई कांटेक्ट रखना है, बगले नहीं झांकना है। व्हाट इज द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर? असिस्टेंट इंजीनियर का मैंने देखा है कि इंटरव्यू में ग्रेड पे पूछ लेते हैं। अब क्योंकि क्या है अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब यदि की है तब तो आप पे स्केल को समझते हैं, अदरवाइज इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके जो पे स्केल दिए हुए हैं वो 6th पे कमीशन के हिसाब से, पे स्केल जो है आपके 6th पे कमीशन के हिसाब से नोटिफिकेशन में दिए हुए, 6th पे कमीशन 6th पीसी के हिसाब से पे स्केल दिए हुए हैं। ये पे स्केल आपके कब तक चलते रहे हैं, आपका 1 जुलाई 2000 1 जनवरी 2016 से 7th पीसी लागू हो गया, 7th पे कमीशन लागू। आपके नोटिफिकेशन में जो पे स्केल दिया है वो 6th पे कमीशन का है। तो 6th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी तो मिलेगी आपको 7th पे कमीशन। लेकिन जब 6th पे कमीशन में क्या चलता था, 2 टर्म यूज होते थे। एक टर्म रहता था आपका पे बैंड, पे बैंड आप नोटिफिकेशन देखिए तो पे बैंड की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 15,600 से लेकर के 39,100। ये आपका, ये सब ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत अच्छा स्केल है और इसको बोलते हैं जूनियर स्केल, जूनियर स्केल। तो जूनियर स्केल में आपका ये पे बैंड जो है, पे बैंड 3 था, 20 बैंड थे,
तो इसमें ये आपका आता है आपका पे स्केल। तो फर्स्ट सैलरी आपको प्लस क्या लिखा हुआ है वहां पर, ग्रेड पे। तो ग्रेड पे ही पूछ लेते हैं कि ग्रेड पे कितनी है, लेकिन मैं आपको आंसर की जगह क्या बता रहा हूं कि आपका ग्रेड पे दिया हुआ है 5400। तो यदि आप 1 जनवरी 2016 को आप ज्वाइन करते तो आपको ये जो सैलरी मिलती है, तो आपकी जो सैलरी एई की इससे स्टार्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे आपका एक एक साल बढ़ता जाएगा सीनियरिटी, तो इसमें इंक्रीमेंट लगता जाएगा। तो इनिशियल जो सैलरी रहेगी वो आपकी, वो बेसिक सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे 15,600 प्लस आपका ग्रेड पे। ग्रेड पे 5400 है, तो ये मिलके हो जाएंगे 21,000। 21,000 रुपए। अब जब 1 जनवरी आपका 2016 था, तो इस समय डीए, इसमें डीए को ऐड किया, डीआर ने अनाउंस को ऐड किया, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते को ऐड किया जाता है। तो इस तरह से आपका उस समय जो डीए था वो 125% था, 125। तो इस बेसिक का 125%, तो 125% कितना हो जाएगा आपका 21,000 गुणे 1.25 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 26,250। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, मतलब बेसिक सैलरी में आपका पेमेंट प्लस आपका ये ऐड हो गया है आपका ग्रेड पे, और इस ग्रेड पे इससे बनी आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 125% आपका महंगाई भत्ता हो गया 26,000 आपका 250, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो आप 1 जनवरी 2016 को आपकी सैलरी हो जाती 21,000 प्लस 26,250, तो ये कुछ हो जाएगी 47,250। मीन्स फर्स्ट आप गेट करेंगे सैलरी रहेगी 47,250। ये कब थी आपकी। अब क्या हुआ, इसके अलावा भी आपका क्या हुआ कि 1 जनवरी, अब ऊपर आ जाते, 1 जनवरी 2016 से 7th पे कमीशन आ गया। तो आज जो आपको सैलरी मिलेगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो यहां पर इसमें क्या किया गया, एक फिटमेंट फैक्टर, 6th पे कमीशन की सैलरी को 7th पे कमीशन में कन्वर्ट करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया। फिटमेंट फैक्टर, तो ये जो 7th पे कमीशन के लिए फिटमेंट फैक्टर था 2.57। तो उस समय जो आपकी सैलरी थी, कितनी सैलरी थी आपकी 21,000, 21,000 आपकी सैलरी बन रही है इनिशियली, और 21,000 में आपको क्या करना है, 2.57 का गुणा करना है, और ये बनेगी आपकी अब बेसिक सैलरी 21,000। तो ये आ जाते हैं शायद आपके 53,000 या 57,000, जो भी है 53-54,000 मान लेते हैं, 53,970 हो सकते हैं, या मुझे याद नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 53,900, मतलब लगभग 54,000 मिलेगी। ये आपकी मिलेगी नहीं, ये बेसिक सैलरी हो गई है आज की डेट में। प्लस इसके अलावा आज भी डीए चल रहा है, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का मालूम है कि डीए कितना है आपका 38%। यहाँ पर 16 से भी तो महंगाई बढ़ी है ना, तो 16 से 23 तक आते आते जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, तो ये डीए अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे 34% चल रहा है। तो इसमें आपको और ऐड करके मिलेगा 53,970 प्लस आपका ये जो 53,000, मतलब 1.34 से गुणा कर देंगे सीधे, तो ये लगभग क्या है 73,000-74,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। तो ये आपका पे स्केल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस हो गया है, क्योंकि इसको आपको खोजने में थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम होती है, बाकी सब क्वेश्चंस को आपको आंसर स्वयं तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर
आपको तैयार, यहाँ पर सिर्फ नाम नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है। अब आप अच्छी तरह से कैसे बताएंगे? तो नाम के अलावा आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना है ना। स्किल्स किस चीज में आप क्या है दक्ष हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बताना, अचीवमेंट्स के बारे में बताना। तो ऐसे आपको इन तरह के क्वेश्चनों के उनके डिटेल में आंसर तैयार करने हैं और फिर बोल के प्रैक्टिस करना है। कैन यू टेल मी अबाउट, तो ये जो पहला पार्ट था 1 से 6 तक का, वो आपका था डिपार्टमेंट और पोस्ट से रिलेटेड। वो ये जो क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आप क्या है और आपका परिवार क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे आपका बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में आपको अपने बारे में बताना। ठीक है, सिंपल आपसे नाम पूछते तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्या है आंसर हो जाता है, लेकिन जब अपने को अपने बारे में इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि हम क्या है, हम क्या करें, अपनी कन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन स्किल से आपकी पर्सनालिटी को दिखाएं और पर्सनालिटी से क्या करें, ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि वो क्या है प्रभावित हो जाए। तो आपको इसमें अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स, भाई बहन जो भी हैं आपके, उनके बारे में भी आपको पॉजिटिव वे में आपको उनके बारे में अच्छी से अच्छी चीज तैयार करनी है और उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैन यू एक्सप्लेन योर होम टाउन और डिफाइन 3 स्पेशलिटी ऑफ योर टाउन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल नहीं है कि आपने सिर्फ अपना होम टाउन का एरिया डाटा ओरिएंटेड, आप वो भी तैयार करिए, लेकिन आपको अपनी स्पेशलिटी विशेष बातें आपको तैयार करनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं, जिस कस्बे को, जिस गांव को बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आप खोजिए कि क्या है, रिसर्च कीजिए कि क्या चीज उसकी विशेषता है, उस विशेषता को एक्सप्लेन करिए वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हो गए हैं आपके बैकग्राउंड पर आधारित, तो ये सभी जानकारी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, अब आ जाते हैं कि आपने एकेडमिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड से हट के आ गए हैं एकेडमिक्स। बोर्ड के मेंबर से एक मेंबर जो चेयरमैन फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करता है, उस समय क्या होता है कि अदर्स मेंबर्स जो है इस आपकी इंफॉर्मेशन सीट को पढ़ते रहते हैं और वो आपको इंटरफियर नहीं करते हैं। तीसरी बात क्या रहती है, वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके हाव भाव को क्या है देखता रहता है। नेक्स्ट, तो भाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियरिंग एज योर कैरियर। इंटरमीडिएट के बाद यदि आपने क्या किया है, आपने या तो 10th के बाद फिर डिप्लोमा और डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री की है, या आपने इंटरमीडिएट के बाद क्या है आपने सिविल इंजीनियरिंग, तो उस समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसमें से आपने सिविल इंजीनियरिंग को ही अपना कैरियर क्यों चुना। यहाँ पर भी जवाब देने से आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है, आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो अब यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग ले ही लिया है और आप सिविल इंजीनियर बन गए हैं, तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट क्वालिटीज डू ए कॉम्पिटेंट सिविल इंजीनियर है। अर्थात ये एक योग्य जो है सुयोग्य सिविल इंजीनियर के अंदर क्या विशेषताएं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन एकेडमिक्स से हैं, आपकी ब्रांच से रिलेटेड है। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेम, ये जनरल ही रहेंगे आपके, आपकी ब्रांच बदल सकती है, लेकिन चूंकि सभी सिविल इंजीनियर मैकेनिकल हैं, मैकेनिकल वाले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बारे में, सभी को चैलेंज रहती हैं। आपको एज ए सिविल इंजीनियर बताना है, मैकेनिकल वालों को
आपको एक कॉम्पिटेंट मैकेनिकल इंजीनियर होने के लिए क्या गुणों का होना आवश्यक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो रहता है आपका, व्हाट इज देयर इज इन गवर्नमेंट सेक्टर। ये सब क्या है, आपके जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है आपके। व्हाट इज देयर, ये भी जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। व्हाट इज देयर इन गवर्नमेंट सेक्टर दैट अट्रैक्ट यू। अब आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या नहीं भी हैं, और आपसे प्रिपरेशन करते रहे हैं, और आपने बताया कि मैं क्या है पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट सेक्टर की विशेषताओं को क्या है बताना है। और जिन्होंने आपको इम्पॉसिबल बातें मत बताएं कि हम क्या है देश की सेवा करना चाहते हैं, इसकी सेवा सभी करते हैं। तो आपको आपको एक नया वे सोचना है अपने, कि जिसकी वजह से आपने पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर को चुना है, उनके आंसर तैयार करने। व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर व्हाइल यू आर स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया है और प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करवा रहे हैं, तो आप किन किन फैक्टर्स को ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्पेशलाइज इन दिस फील्ड। यदि आपने एमटेक किया है, ये क्या है स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, एकेडमिक्स पर है। लेकिन यदि आपने बी के बाद बी टेक के बाद एम टेक किया हुआ है, तो आपका एक जैसे सिविल में कौन कौन से फील्ड होते हैं, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और जियोटेक, इनमें आप क्या है स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो आपने यदि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चुना है, तो फिर आपने उसको ही क्यों चुना है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। फर्स्ट यू कंप्लीटेड, बहुत से लोग इस तरह के रहेंगे कि ये प्रचलन बड़ा है कि पहले क्या हुआ, डिप्लोमा कर लिया सिविल से, डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा के बाद क्या है, बहुत से लोग तो इस तरह के हैं कि जिन्होंने क्या है डिप्लोमा भी किया हुआ है, डिग्री मतलब बीई भी किया हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है एमई कर लिया। तो इस तरह से आपने तीनों आपके पास डिग्री है, तो आपने ये आपका ये एक्चुअल क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ कि डिप्लोमा के बाद डिग्री। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि पहले आपने फर्स्ट यू कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग देन भी, ऐसा क्यों किया है, तो इसका आपको आंसर तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज, ये आपका स्पेसिफिक है, ये उन्हीं से बनेगा जो जिन्होंने डिप्लोमा के बाद डिग्री, जिन्होंने सिर्फ डिग्री की है तो उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर इज ए ब्रेक इन योर एकेडमिक ईयर। कभी कभी क्या होता है, विशेष परिस्थितियों के बाद क्या होता है कि जितना टाइम हमको स्टिपुलेट किया गया है, जैसे डिग्री क्या है 4 इयर्स भी होती है, 5 इयर्स, जो भी आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं तो 4 ईयर जनरली मान लेते हैं कि 4 ईयर डिग्री कोर्स है, और आपको डिग्री करने में आपको लग गए हैं 6 महीने एक्स्ट्रा लग गए हैं, 4 ईयर और 6 मंथ लग गए। तो जो स्टिपुलेटेड टाइम था 4 ईयर, तो एक्स्ट्रा टाइम क्या है, आपको इसका आंसर भी पॉजिटिवली तैयार करके रखना है। किसी तरह का ब्रेक है तो उस ब्रेक के क्या वजह है, उनको पॉजिटिवली हमको जवाब देना है, उसकी वजह से नर्वस नहीं होना है। उसमें आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, और एक्चुअल रीजन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अच्छे से अच्छा क्या जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू लाइक टू डिस्कस, वुड यू लाइक टू डिस्कस योर बी प्रोजेक्ट और एमई डेजर्टेशन और पीएचडी टॉपिक। अब क्या करते हैं, बी में प्रोजेक्ट चलता है, एमई में डेजर्टेशन और पीएचडी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होती है। तो जो आपने किया होगा, यदि सिंपली आपने बी किया होगा तो आपका बी प्रोजेक्ट को आपको देखना है कि किस टॉपिक पे तैयार की थी, उसमें आपका रोल क्या था, उसमें आपका रोल रोल इम्पोर्टेंट है टॉपिक से ज्यादा, आपका रोल अच्छे से अच्छा रोल चूज करें, उसकी तैयारी करें,
प्रोजेक्ट को जाने। इसी तरह एमई में आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपका एमई किया होगा तभी एमई का पूछा जाएगा, लेकिन बीई का तो सबसे ही बनता है। तो बीई वाला हो गया जनरल, एमई और पीएचडी वाला हो जाएगा आपका विशेष, तो वो तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब। ये जो क्वेश्चन आ गया है जॉब से रिलेटेड है, मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और वर्क एक्सपीरियंस आपके इंफॉर्मेशन सीट में क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको, आपने वहां पे काम किया है तो वहां पे आपको क्या एक्सपीरियंस मिले, क्या क्या आपने वहां पर ये सीखा है, जिससे आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि जो इस जॉब में काम आएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन तैयार, आंसर तैयार करिए कि इस यहाँ पर भी वो काम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, टेल अस ए प्रॉब्लम व्हिच यू सॉल्व इन लास्ट जॉब। तो ये आपका कहीं ना कहीं किसी भी काम में जब आप फील्ड में वर्क करते हैं तो कोई ना कोई एक इशू ऐसा उठता है, आपको याद होगा कि वो उस प्रॉब्लम में आपने उसको कितनी आसानी से, कितनी मेहनत करके उस इशू को समाप्त किया। इससे आपकी पर्सनालिटी पर पता चलता है। तो ये सब आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। भाई यू वांट टू ज्वाइन स्टेट गवर्नमेंट, ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो क्या है रेलवे में वर्क कर रहे हैं, पीडब्ल्यूआई हैं, सेक्शन इंजीनियर हैं, एमईएस में काम कर रहे हैं, सीपीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, अदर स्टेट में काम कर रहे हैंगे, और वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में होते हुए भी क्या करना चाहते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको इसका पॉजिटिव वे में रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर संभव इंजीनियर्स इस साल मध्य प्रदेश SES 2020 के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। कोर्स कंप्लीटली मतलब इन द सेंस टेक्निकल भी रहेगा और नॉन टेक्निकल भी रहेगा। लाइव और पूरा कंप्लीट कोर्स के लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। आपको यहाँ पर मटेरियल की जैसा सिलेबस है, जैसा पेपर का लेवल है, प्रिंटेड आपको पूरी की पूरी ई बुक्स रहेंगी, और साथ में ही आपका पूरा का पूरा हार्ड कॉपी में आपको बुक्स प्रोवाइड होंगी। ई बुक्स का फायदा, आप कभी भी आप मूव कर रहे हैं तब वहाँ पढ़ते रहते हैं और रेगुलरली अपडेट हो जाती हैं हार्ड कॉपी। इसी तरह से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लाई जाएगी। यहाँ पर ये जो है 37 टेस्ट दिया है, क्योंकि एग्जाम क्या हो रहा है 8 अक्टूबर को है, तो इस समय हमें और क्वेश्चन तैयार करने के लिए तो ये जो सब पेपर्स हैं जो इनकी संख्या क्या है बढ़ जाएगी, और आपका टेस्ट सीरीज हो जाएगी, आपकी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई का सामान पूरा। इसके लिए सिर्फ आपको प्ले स्टोर से संभव इंजीनियर्स ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ पर फ्री जो स्टडी मटेरियल होता है वहाँ पर सभी अधिकांश वीडियो, अधिकांश आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, वापस आते हैं अपने इंटरव्यू सेशन पर। तो यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है कि ये जो पर्सनालिटी बेस्ड आ गए, पर्सनालिटी, ये जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हुए हैं टोटली पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट के जो क्लॉज दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, उनको देख करके तैयार किए हुए हैंगे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, एनी थ्री योर वीकनेस, ठीक है, एनी वन, ठीक है। तो आपको अपनी स्किल्स को, जो आपकी स्ट्रेंथ है, हाँ, आपकी स्ट्रेंथ में आपकी टेक्निकली भी होती है और पर्सनालिटी भी होना चाहिए। आप पर्सनालिटी से रिलेटेड बताएं तो अच्छा है। एकेडमिक में आप बता सकते हैं कि हमको ये एक्सपीरियंस है, हम सॉफ्टवेयर को जानते हैं, सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग के आपके सॉफ्टवेयर उनका क्या यूज है, ठीक है। और योर वीकनेस, तो आप एक ऐसी वीकनेस को खोजिए, एक या दो, जो कि आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाए। आपको इस तरह से नहीं बोलना है कि हमारी वीकनेस क्या है कि हम झूठ बोलते हैं नहीं, वीकनेस आपको सही ना बताते हुए ऐसी बात बताना है
कि वो वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाए। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। क्वेश्चंस वो कुछ भी पूछें, आपको आंसर हमेशा ही उस क्वेश्चन का आंसर नो नो तो बोलना ही नहीं है, आपको टोटली उस आंसर को कन्वर्ट कर देना है कि अपने को पॉजिटिव। यदि नहीं भी कर सकते तो लेट अस, हम उस पर और वर्क करेंगे और इस वीकनेस को हटाने के लिए हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आपकी बुराई भी क्या है, आपको अपने आंसर में अच्छाई में बदलना है। If your subordinate are elder than you and they are not showing interest in work, how you manage them? आपके जो सबॉर्डिनेट जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, अकाउंट्स वाले भी रहते हैं और छोटा छोटा स्टाफ रहता है, जब आप नए जाते हैं तो हो सकता है कि आपको क्या करें, कोऑपरेट ना करें, आपके बताए हुए असाइनमेंट को, वर्क को टाइम पर कंप्लीट ना करें, तब आपको आपकी किस तरह से उनको क्या करेंगे, उनको मैनेज करेंगे। तो ये आपको तैयार करना है। तो ये आपके क्या है, जनरली क्वेश्चन में आ जाएंगे, किसी से भी पूछा जा सकता है। अब एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि बहुत से लोगों के साथ क्या होगा कि वेल एंड गुड, जिन्होंने 2021 में डिग्री की, फॉर्म भर दिया, दे गॉट सिलेक्टेड, बस उनके लिए तो है कि बहुत अच्छा, आप ऐसा इतनी जल्दी क्यों सिलेक्ट हुए। लेकिन जनरली प्रिपरेशन में क्या होता है, हमको कुछ क्या है, टाइम लग जाता है, और टाइम जैसे वो लगने की वजह से एक गैप आ जाता है, और जब आपने, तो उस गैप को आपको कैसे वहाँ पर पॉजिटिव वे में शो करना है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि आप हैं मिस्टर एक्स, कोई भी हो सकते हैं, यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री इन 2000, आप मान लेते हैं कि उसने क्या किए हैं, 2015 में डिग्री की है और 2017 में क्या किया है, वहाँ पर उसने एमई कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट आर यू डूइंग? अब 17 से आपने क्या किया है, 22, 23 और 21 का पेपर था, 22 में, 21 में दिया, तो आपने 22 में दिया होगा जुलाई में, तो ये आपने 3-4 साल आपने जवाब क्या दिया, सर आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमई आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, इस एग्जाम की क्या है, तैयारी कर रहा था। तब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ओनली प्रिपरेशन फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, नॉट एनी अदर थिंग, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मतलब आपको इतना ज़्यादा टाइम जो लग रहा है, उनके हिसाब से ये टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करनी थी। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आपने उस समय में की हुई हैं उनको शो करना है। एक्चुअली में इतना टाइम तो नहीं लगता है ना, इसलिए उस समय आपने भी कुछ ना कुछ क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की होंगी और उनको यहाँ पर आपको शो करना है। नेक्स्ट, या कन्वर्सेशन के थ्रू आपको बोर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट, टेल मी अबाउट योर हॉबीज और व्हाट डू यू डू इन लेजर। मतलब ये क्वेश्चन कॉमनली है, हॉबीज के बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करना है, हॉबीज आपने भरी होगी, उसी पर आपको क्या है, आंसर्स देना है। तब इस तरह की हॉबीज मत बताइए कि हम क्या करते हैं फ्री टाइम में, क्या करते हैं फुर्सत के समय टीवी देखते हैं, या टीवी देख के मैच देखते हैं। मैच देखने से बेहतर रहेगा कि मैच क्या है, खेलते हैंगे, राइट। तो आपको अपनी हॉबीज, सोशल वर्क, जो भी आप काम फिलअप की है, नेचुरली आपने उसको किया होगा, उस पर आपको आंसर्स तैयार करने हैंगे। अब जिन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन की है, तो आपको एनसीसी और एनएसएस के बारे में पता होना चाहिए, और आपने नहीं भी ज्वाइन की है तो ये तो जनरली नहीं पूछते हैं। जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन की है उनका इंटरव्यू पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आपका इन पर्सनल इंफॉर्मेशन सीट में कुछ भी लिखा हुआ है, आपको इतना वर्क करना है कि आपकी उसके अंदर की निगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कि मेरी जो बायोडाटा है, मेरा इंफॉर्मेशन सीट है, ज़्यादा प्रभावी नहीं है। यदि उन्होंने पढ़ के उसको सोच भी लिया है कि ये हमको प्रभावित नहीं करता है, तो आपको अपनी कन्वर्सेशन स्किल, आपकी
कम्युनिकेशन स्किल और आपकी पर्सनालिटी के द्वारा इस तरह से प्रूव करना है कि वो कहेंगे कि इससे अच्छा तो कोई आज तक आया ही नहीं हैगा, तो हमको इन्हें भरपूर नंबर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको इस सेशन का वीडियो यदि आपको समझ में अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए आगे और भी वीडियो लाते रहें। अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।